हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। नीरव मोदी और विजय माल्या भारत में एक्यूज्ड हैं क्राइम्स के बारे में। नीरव मोदी की एक्स्ट्राडिशन का मैटर ब्रिटिश कोर्ट में चल रहा था। अब वहां के जज ने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि उनको भारत में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जिस पर जस्टिस काटजू ने भी एक्सपर्ट एविडेंस दी थी और 81 पेज का ऑर्डर दिया। भारत के जजेस को उस तरह का ऑर्डर देखना चाहिए कि किस तरीके से जजमेंट्स लिखने में ब्रीविटी अपने आप में एक बड़ी वैल्यू होती है, गो के ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड से ब्रीफ ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्स्ट्राडिशन क्या है, फेयर ट्रायल की क्या कंट्रोवर्सी है, जस्टिस काटजू के एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उस पर क्या लॉ है, क्या यह कोई बहुत बड़ा सेटबैक है जस्टिस काटजू को, और क्यों इस जज ने नीरव मोदी को भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का फैसला लिया। देखिए, अगर कोई अभियुक्त एक देश में क्राइम करता है और वो वहां से भाग के किसी दूसरे देश में चला जाए और फिर उसको उस देश में जहां उसने जुर्म किया नहीं लाया जाएगा, तो इससे पूरा लीगल सिस्टम पूरे विश्व का कोलैप्स कर जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ का एक बिल्कुल एंड हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल लॉ में एक प्रिंसिपल है जिसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं कि अगर किसी ने एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में पनाह ले ली, तो वो दूसरा देश उसको जिस देश में उसने क्राइम किया है उसको सौंप देगा कि आप इस पर मुकदमा चलाएं। भारत की 46 देशों से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसमें यूएसए भी है, यूके है, 1992 में ये ट्रीटी हुई है, यूएई है, रशिया है, बांग्लादेश है, भूटान है। और हमारे एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स हैं, ट्रीटी नहीं है लेकिन अरेंजमेंट्स हैं काफी कंट्रीज के साथ, 11 कंट्रीज के साथ। लेकिन पाकिस्तान से हमारी ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ना अरेंजमेंट है। इसलिए अक्सर हमारे यहां जो क्राइम करते हैं, जैसे दाऊद पाकिस्तान में है, डॉन दाऊद, उस तरीके की बात है। अब ये बात समझ लें कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना भी हो तब भी रेसिप्रोकल बेसिस पे अक्सर क्रिमिनल का एक्सचेंज कर दिया जाता है। एक्स्ट्राडिशन का एक बड़ा एक्सेप्शन है कि अगर पॉलिटिकल ऑफेंस किया है किसी ने और वो फिर दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले, तो उसको फिर एक्स्ट्राडाइट करने में जरा हेसिटेशन होता है या नहीं किया जाता। अब जो पूरी एविडेंस जस्टिस काटजू ने इस केस में दी थी एज एन एक्सपर्ट, वो एविडेंस थी कि नीरव मोदी को भारत में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। मैं उनसे पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में ये प्रश्न पूछ चुका हूं और मैंने उनसे पूछा था कि जब कसाब जैसे टेररिस्ट को भारत ने एक फेयर ट्रायल दिया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। अफसोस की बात है कि ब्रिटिश जज ने जो काटजू साहब ने एविडेंस दी थी, उस एविडेंस का एग्जामिनेशन नहीं किया। लेकिन आइए पहले एक समझ लेते हैं प्रिंसिपल फेयर ट्रायल का क्या है। तो फेयर ट्रायल आर्टिकल 14 में है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये आर्टिकल 6 में है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ये आर्टिकल 8 में है, इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल 7 में है, अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट। ये एशियान के आर्टिकल 20 में है, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो एशियान का है। और जो रिवाइज अरब चार्टर है उसके आर्टिकल 13 में है। गो के ये नॉन डेरोगेबल राइट की तरह आईसीपीआर के आर्टिकल 4 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो इसको नॉन डेरोगेबल राइट की तरह ही ट्रीट करती रही है अगर हालात इस तरीके के हों। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होनी चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं होना चाहिए फेयर ट्रायल के लिए। ट्रायल कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जजेस करें। नॉन रेट्रोएक्टिव लॉज होने चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉज नहीं होगी। यहां पे जो काटजू साहब का आर्गुमेंट था कि इंडियन जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही उतनी जितनी होनी चाहिए और वो इम्पार्शियल नहीं रही, ये बहुत लोग लिखते रहे
कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव माइंडेड हो गई। जस्टिस एपी शाह ने इस पे लिखा है और भी क्रिटिक्स ने इस पे लिखा है कि बहुत से लोगों को हैबियस कॉर्पस की पेटिशंस में रिलीफ नहीं मिली या उनके केसेस सुने नहीं गए, जिससे सरकार को फायदा हुआ। अब आम तौर से जो एक्स्ट्राडिशन के मैटर्स इंग्लैंड में भी चले हैं और भी लोगों के बारे में, टेररिस्ट के बारे में भी, क्रिमिनल्स के बारे में भी, उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन नीरव मोदी के केस में इनको बेल नहीं मिली। कई मजिस्ट्रेट्स ने इस मैटर को सुना और ये बेल ना मिलने की वजह यह थी कि भारत सरकार ने बहुत सॉलिड और बहुत वॉल्यूमिनस एविडेंस पेश की, सीबीआई ने भी और ईडी ने भी, और उस एविडेंस को देखते हुए जज ने इनको बेल भी देने से इनकार किया। आइए अब जरा सा समझते हैं कि ये एक्सपर्ट एविडेंस जिसकी बात हो रही है, जो काटजू साहब ने दी है, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, लॉ में उसको कैसे देखा जाता है। तो अगर आप हमारे सेक्शन 45 में जाएं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलिवेंट है किस चीज पे? फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, हैंडराइटिंग पे, फिंगर इंप्रेशन। लेकिन समझ लें वो सारे लोग जो इस चीज को इस वक्त नहीं समझ रहे कि एक्सपर्ट एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होती, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती, एक्सपर्ट एविडेंस सिर्फ कॉरोबोरेटिव होती है। एक्सपर्ट एविडेंस के सोल बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। अगर एक्सपर्ट एविडेंस और आई विटनेस की एविडेंस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर एक्सपर्ट एविडेंस नहीं मानी जाएगी। अरशद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। यह सारा मामला यह हुआ कि एक तरफ काटजू साहब अपनी एक्सपर्ट एविडेंस दे रहे थे कि भारत में फेयर ट्रायल मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, जिससे हमें डिस्प्यूट हो सकता है, हम डिसएग्री करते हैं काटजू साहब से। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से आई विटनेसेस की एविडेंस थी नीरव मोदी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स की एविडेंस थी। सेक्शन 161 के तहत उनके स्टेटमेंट्स नोट हो चुके थे। तो जाहिर है कि जज ने उन स्टेटमेंट्स को ज्यादा अहमियत दी और यही लॉ है। एक बात यह भी हमें समझ लेनी चाहिए कि एक्सपर्ट जो एविडेंस देता है वो देता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस और स्किल इन द फील्ड। तो काटजू साहब का एज अ जज, एज अ लॉयर, जो इंडियन जुडिशरी के बारे में एक्सपीरियंस है, उस पे एक उन्होंने ओपिनियन बनाया। वो ओपिनियन गलत हो सकता है, लेकिन एक ओपिनियन बनाने का हक जो एक इनसाइडर है उसको है। उन्होंने वो ओपिनियन कोर्ट को बता दिया। जो ऑर्डिनरी विटनेस होता है वो एविडेंस देता है अबाउट फैक्ट्स। विटनेस जो है वो ओपिनियन नहीं देता है, फैक्ट्स स्टेट करता है। विटनेस जो फैक्ट्स मेंशन कर रहा होता है वो फैक्ट्स क्या होते हैं? जिनको उसने देखा या जिनको उसने सुना या जिसको उसने परसीव किया। और इसलिए एक विटनेस की एविडेंस एक एक्सपर्ट की एविडेंस से ज्यादा होती है। मेडिकल एक्सपर्ट की एविडेंस के मुकाबले में भी जो एक आई विटनेस की एविडेंस होगी वो प्रीफर की जाएगी। इस केस में सिर्फ जस्टिस काटजू की एविडेंस ही नहीं मानी गई, बल्कि जस्टिस थिप्से की भी एविडेंस नहीं मानी गई। और उससे बहुत ज्यादा अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर टेलर जो एक्सपर्ट हैं ज्वेलरी ट्रेड के, उन्होंने ये एविडेंस दी थी कि सर्कुलर रोटेशन ज्वेलरी के ट्रेड में एक आम चीज है, जो इस केस में भी हुई, लेकिन उसको भी जज ने नहीं माना। जस्टिस काटजू ने कुछ अपना डिफेंस किया और उन्होंने कहा कि जो बात मैंने जुडिशरी के बारे में कही है और लोगों ने भी कही, और जुडिशरी शायद अब भीष्म पितामह की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने जो एविडेंस दी उस एविडेंस को जज ने अप्रिशिएट नहीं किया। अब आइए जरा सा चीजों को समझते हैं कि ये सारा मामला जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे और एक्स्ट्राडिशन के मामलों में जहां बेल हो गई वहां बहुत ही स्केची एविडेंस दी गई, कहीं पे एक डॉक्यूमेंट की एक एविडेंस दी गई तो बेल दे दी जज ने। यहां 16 वॉल्यूम्स की एविडेंस दी गई। देखिए, मैंने दिशा रवि के मामले में और उसे कंपेयर करते हुए सफूरा जरगर के मामले में कहा था कि धर्मेंद्र राणा जो जज हैं उनके सामने सफूरा जरगर के केस में बहुत वॉल्यूमिनस एविडेंस थी। वो अच्छी थी नहीं थी वो तो ट्रायल में पता चलेगा, लेकिन दिशा रवि के केस में कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया प्रोसिक्यूशन
कि उसके टूल किट की वजह से वायलेंस हुई या लाल किले वाला मामला हुआ। 16 बंडल्स ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस और डिफेंस एविडेंस दी गई। 32 लीवर आर्क फोल्डर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए। 8 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल थे। 161 के तहत स्टेटमेंट, गवर्नमेंट की नरेटिव, सीबीआई और ईडी के एफिडेविट्स। तो इस मामले में गो कि नीरव मोदी ने खुद एविडेंस नहीं दी है इस मामले में, लेकिन यह खास बात रही कि भारत सरकार ने इस केस को बहुत मजबूती से लड़ा और बहुत ज्यादा एविडेंस प्रोवाइड की, जिस एविडेंस के सामने जज ने जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था उस ओपिनियन को इग्नोर किया। अब वही लॉ भी है। अब सबसे पहले जज के सामने केस ये था, क्वेश्चन ये था कि क्या कोई प्राइमा फेसाई केस है। तो जाहिर है कि इतनी एविडेंस के बाद जज को ये लगा कि भाई ये आदमी इन्वॉल्व है। दिनेश भारद्वाज की एविडेंस थी एलओयूज के बारे में, सत्येंद्र शुक्ला की एविडेंस थी कि साहब ये कोई रियल बिजनेस नहीं हो रहा था नीरव मोदी का, जो ट्रांजैक्शंस थे वो सिर्फ इसलिए किए गए थे ताकि फंड्स का मूवमेंट किया जाए, और ये सारी चीजें जो थी ये फुल नॉलेज और डिजायर ऑफ नीरव मोदी के हिसाब से हो रही थी। और मैंने आपको अभी बता दिया कि जो डॉक्टर टेलर की एविडेंस भी रिजेक्ट की गई इस केस में। फिर कोर्ट की जो मेजर फाइंडिंग्स हो गई वो ये कि एलओयूज जो थे वो इशू हुए थे नीरव मोदी की फर्म से। गोकुलनाथ शेट्टी जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। एलओयूज जो हुए थे पीएनबी के सर्कुलर की वायलेशन में थे, जो 2009 का सर्कुलर था, अक्टूबर 2009 का। और एक क्लियर लिंक है बिटवीन को कॉन्स्पिरेटर्स यानी नीरव मोदी, निहाल मोदी, मिहिर बासवानी, गोकुलनाथ शेट्टी, ये सारे लोगों में एक को कॉन्स्पिरेसी का मैटर है। जैसे आपको बताया दिशा रवि में दिशा रवि का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया को कॉन्स्पिरेटर से। फिर नीरव मोदी के बारे में यह भी कहा, फाइंडिंग आई कि वो किसी लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। और यह भी बात आई कि जो जस्टिस काटजू और जस्टिस थिप्से ने एविडेंस दी है, वो एविडेंस इस इतनी बड़ी एविडेंस के सामने में जब रखी जाती है तो उसको वो वेट अटैच नहीं किया जा सकता जो किया जा सकता था। पूरा जो केस जस्टिस काटजू ने बनाया था वो ये कि इनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। मैंने फेयर ट्रायल के बारे में आपको बताया। उन्होंने कहा साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई चीजें कह दी जिससे ये लगता है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। जज ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मामला है, उसको कोई बहुत अहमियत नहीं दी जा सकती। अब ये जो क्वेश्चन था दूसरा बड़ा, प्राइमा फेसाई केस तो साबित हो गया कि इनके खिलाफ है, इसलिए इन्हें एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। अब इनको जो एक्स्ट्राडिशन से रोक सकती थी बात वो सिर्फ इतनी थी कि क्या इन्हें फेयर ट्रायल मिलेगा, और अगर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो आर्टिकल 6 जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है और जो 1998 का यूके का ह्यूमन राइट्स लॉ है, क्या उसकी वायलेशन होगी। इसके मामले में जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि एक्स्ट्राडिशन डिनाई की जाएगी इफ देयर इज रियल रिस्क। ये देखिए एक्सप्रेशन माइंड में बैठा ले, रियल रिस्क, कि वहां पे फ्लैग्रेंट डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल होगा। जो रियल रिस्क है वो क्या है कि साहब रियल रिस्क को आपको साबित करना है तो इट डज नॉट मीन प्रूफ ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस होनी चाहिए कि इनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। जो बात काटजू साहब कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक वेट भी हो सकता है, कुछ ओवर जनरलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जज ने माना कि कोई रियल रिस्क नहीं है कि इनको फेयर ट्रायल भारत में नहीं मिलेगा। दूसरा जो एक्सप्रेशन आर्टिकल 6 में है वो है अ फ्लैग्रेंट डिनायल ऑफ जस्टिस। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सिनोनिमस है कि क्या ऐसा ट्रायल होगा जो मैनिफेस्टली कंट्रेरी होगा आर्टिकल 6 को। जाहिर है मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि कसाब को भी हमने फेयर ट्रायल दिया,
तो भारत में अभी इस तरीके के हालात नहीं हुए हैं कि बिल्कुल नलिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑफ द वेरी इसेंस ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि रशिया की फेडरेशन वाला एक केस था 2010 का, उसमें ये ले डाउन किया गया था। फिर ये बात हुई कि साहब प्रेस कन्वीनियंट नहीं है, सोशल मीडिया जो है वो बहुत वेनम कर रहा है इनके खिलाफ, विलीफाई कर रहा है इनको। ये सारी चीज जज ने डिस्कस की और उन्होंने कहा कि ये बात कह देना कि साहब नीरव मोदी की तलाश इसलिए है कि भारत की जो खराब इकोनॉमी है उसके लिए उसे ब्लेम कर दिया जाए। ये एविडेंस दी गई कि साहब देखिए 9 जनवरी 2020 को मुंबईकर्स ने एक 58 फीट की जो है एक उसकी इफिजी बनाई नीरव मोदी की और होली पे जलाने को उसको किया। और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अगस्त 2018 में कह दिया कि साहब उनका बंगला जो है उसको डिमोलिश किया जाए, जिसने भारत को लूटा और भाग गया, इस तरीके के जुमले। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि पूरी भारत सरकार की ताकत लगाई जाएगी कि कोई भाग के ना जा पाए। अब प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कह दिया कि भारत के इकोनॉमिक मैटर्स में कोई भी अगर पब्लिक मनी का थेफ्ट होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर यह भी कहा गया कि देखिए साहब क्रिश्चियन जेम्स मिशेल के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वायलेंस हो रही है, इल ट्रीटमेंट है, तो इसको इन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इन बातों को कोर्ट ने जो आई विटनेसेस की एविडेंस थी, जो सेक्शन 161 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके थे, उनके मुकाबले में वीक एविडेंस माना। अब जो जस्टिस काटजू का मामला है, उनका नाम इस जजमेंट में 17 जगह आता है और यहां जज ने उनकी कई जो स्टेटमेंट्स थे उन पे अनहैप्पीनेस अपनी शो की और उन्होंने कहा कि ये कहना कि इंडियन जुडिशरी जो है वो बिल्कुल उसने सरेंडर कर दिया है सरकार को, ये साबित नहीं हो पाई है बात। और ये कहना कि साहब वो सीजेआई जो है उनका कुछ क्विड प्रो को मामला था इसलिए वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। ये भी बात आई कि साहब खुद काटजू साहब ने भी एक इस तरीके की प्लेजर पोस्ट एक्सेप्ट की थी पोस्ट रिटायरमेंट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन बात को जरा समझने की कोशिश है कि क्या काटजू साहब ने जो उस जमाने की सरकार थी उसके फेवर में कुछ जजमेंट्स दिए थे, ये क्रूशियल क्वेश्चन है। वरना भारत में ज्यादातर जजेस पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस एक्सेप्ट करते हैं। इस पे खुद ये अरुण जेटली जी कह चुके हैं कि कुछ इसके बारे में किया जाना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं उनकी उम्मीद पर जजेस ना रहें। फिर यह भी बात आई कि साहब डेमोक्रेसी स्टेक पे है। काटजू साहब ने रेफरेंस दिया था जो 2018 में 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बात कही गई कि साहब हैंड पिक बेंचेस जो हैं जो फेवरेबल जजमेंट्स देंगी रूलिंग पार्टी के लिए वो उनको मैटर दिए जाते हैं जो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं। और फिर ये बात भी आई कि साहब बड़ा करप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ जजेस एट ऑल लेवल्स हैव बिकम करप्ट। काटजू साहब ने कहा उनका गैस है कोई 50% जजेस करप्ट हैं। काटजू साहब ने जो हिटलर और जीउस वाली एग्जाम्पल दी उस पे जज बहुत खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि ये बहुत ही इंसेंसिटिव कंपैरिजन्स हैं। मेरे ख्याल से काटजू साहब भी अगर ये एग्जाम्पल ना देते तो बेहतर था। अब इन सारे मामलों में जो स्टेटमेंट्स हैं काटजू साहब के उनसे जाहिर है कि हम लोगों का डिसएग्रीमेंट है, लेकिन ये एक ओपिनियन है और इस ओपिनियन की एविडेंशियरी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। जो आई विटनेसेस का अकाउंट है, जो विटनेसेस का अकाउंट है उनके मुकाबले में कम है। यह भी बात मिस मेलकम ने रखी सामने के साथ। देखिए काटजू साहब पहले भी कह चुके हैं कि 90% इंडियंस जो हैं वो फूल्स हैं। मैंने भी उनसे इंटरव्यू में पूछा था और उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये वोटिंग करते हैं और पॉलिटिशियंस इनकी इस बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। और फिर ये भी बात आई कि साहब देखिए काटजू साहब के कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट गे रिलेशनशिप्स के बारे में है। हम्बग एंड नॉनसेंस कह दिया कभी उन्होंने किसी ब्लॉग में, और जो औरतें सिंगल रहती हैं उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ये कह दिया। अब ये सारी चीजें जो हैं
जो काटजू साहब के बारे में जज ने कही या काटजू साहब ने अपनी एविडेंस में कही, इनकी जाहिर है कि वो अहमियत नहीं है जो एविडेंस में है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि काटजू साहब इस बात में सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने एविडेंस दी थी, अगर उन्होंने अपने कुछ आर्टिकल्स दिए जिन आर्टिकल्स से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया या कुछ और मटेरियल दिया जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि जुडिशरी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए, तो फिर कुछ एग्जामिनेशन या कुछ कमेंट्स उस एविडेंस पे जरूर होने चाहिए थे। फिर यह भी बात आई कि साहब काटजू साहब खुद जज रहे हैं 2011 तक, लेकिन वो जो है कुछ रिजेंटमेंट है उनमें अपने जुडिशियल कलीग्स के बारे में, और वो बहुत आउट स्पोकन क्रिटिक्स रहे हैं और उनका पर्सनल एजेंडा है। मैं ये समझता हूं कि जज को इस तरीके के कमेंट से बचना चाहिए था, क्योंकि काटजू साहब ने जो बात अपने बारे में कही उसमें कुछ सच्चाई है कि अनलाइक जस्टिस थिप्से जो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, फिर ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। काटजू साहब किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, बहुत आउट स्पोकन आदमी है, अपने विचारों को खुल के रख देते हैं। उनकी बहुत सी बातों से देश एग्री नहीं करता, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल जो जे एस मिल ने दिया है कि अगर एक आदमी का एक ओपिनियन है और पूरी ह्यूमैनिटी का दूसरा ओपिनियन है, तो उस आदमी को अगर पावर हो तो वो अपनी बात कहने का उसे हक है। काटजू साहब वो वाले आदमी हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी का एक ओपिनियन है और उनका दूसरा ओपिनियन है, लेकिन उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने यह जरूर हक दिया है कि वो इस पे बोले। मीडिया ट्रायल की बात कही गई, अभी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने भी कह दिया कि जजेस मीडिया ट्रायल से इफेक्ट होते हैं, तो काटजू साहब की बात यहां पे कॉरोबोरेट हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल यह कि हमारे जजेस मीडिया से इफेक्ट नहीं होते हैं और हमारे जजेस इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली जो है वो अपने केसेस को डिसाइड करते हैं। मुझको यह लगता है कि इस केस में जो भारत सरकार ने सॉवरेन एश्योरेंसेस दी, पैरा 4 में मुद्दा यह था कि भारत की जेलें बड़ी खराब हैं, इनको बड़ी तकलीफ होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 जून 2019 में कहा कि साहब इनको आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। बैरक भी बता दिया गया कि बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। 3 मीटर स्क्वायर इनको जो स्पेस है वो दिया जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग फर्नीचर्स। ट्रायल से पहले, ट्रायल के बाद अगर कन्विक्ट हुए, क्लीन थिक कोटिंग वाली मैट और पिलो और शीट और ब्लैंकेट दिया जाएगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो इन्हें मेटल फ्रेम या वुडन वाला बिस्तर दिया जाएगा। एडिक्वेट लाइट और वेंटिलेशन होगा, स्टोरेज करने के लिए पर्सनल बिलोंगिंग का सामान दिया जाएगा। यह भी देखा गया कि साहब वीडियो पेश किया गया जेल का, उस बैरक का, कि दिन में कितनी लाइट आती है, ओवर क्राउडेड तो नहीं है वो। और यह भी बात कही गई कि साहब इनको सफिशिएंट एक्सेस दी जाएगी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की हर दिन। भारत में लाखों लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। 24 घंटे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, एडिक्वेट टॉयलेट और वॉशिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी। हमारे यहां जेलों में बहुत कम टॉयलेट्स हैं, और ऐसा टॉयलेट इन्हें दिया जाएगा जिसमें फ्लैश की भी फैसिलिटी होगी। और इनको रोज 1 घंटे से ज्यादा बाहर जाकर एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाएगा, और इनको एडिक्वेट फूड दिया जाएगा। और इस तरीके से जो ये कहा गया कि ये एश्योरेंसेस मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, इस पे ये कहा गया कि ये सॉवरेन एश्योरेंसेस हैं, यानी ये देश दे रहा है एश्योरेंसेस। उन एश्योरेंसेस पर मुतमईन होकर इस मजिस्ट्रेट ने नीरव मोदी जो कह रहे थे कि मुझे भारत में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, उस बात को नकारते हुए ये कहा कि इनको एक्स्ट्रेडिशन किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि अब इस केस में भारत सरकार ने जिस तरीके से इस केस को लड़ा और एविडेंस दी, उसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। जो हमारे मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स दिए, वो सरकार का एक रिजॉल्व था कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है और देश से भाग गया है तो उसे देश में लाया जाएगा और उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस जो है वो उसे दी जाएगी। मैं ये समझता हूं
कि इसमें काटजू साहब की एविडेंस के रिजेक्शन को भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्ले नहीं करना चाहिए। गो के काटजू साहब को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के, लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाले आदमी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनको एविडेंस देने से पहले जो भारत सरकार ने एविडेंस दी है उसको भी स्टडी कर लेना चाहिए था। जज ने लिखा है कि उन्होंने भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट है उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। मैं ये समझता हूं कि देश के लिए एक ये बहुत अच्छी बड़ी सरकार की जीत है और इस जीत के लिए सरकार जो है उसको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि और भी जो भारत में जुर्म करके क्रिमिनल्स गए हैं उनको देश में वापस लाना चाहिए ताकि एक ड्यू प्रोसेस के तहत एक फेयर ट्रायल उन्हें दिया जा सके। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।